नमस्कार, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं पूजा खंडूरी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। आपको खबर बताएंगे रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबरें सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपके दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, जो कि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको प्रदूषण के बारे में ही जानकारी दे देते हैं। क्या है स्थिति आज? एयर क्वालिटी इंडेक्स के स्तर में बढ़ोतरी लगातार दर्ज की जा रही है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर 450 के पार है। चांदनी चौक पर जहां 455 तो बवाना में 446 पहुंच चुका है। यहाँ पर काफी ज्यादा खराब नजर आता है। लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं फेस करनी पड़ रही है। अलग अलग एरियाज में ऑलमोस्ट 400 को क्रॉस कर गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो काफी ज्यादा गंभीर स्थिति में नजर आता है। तो लगातार AQI का स्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहां कितना AQI दर्ज किया गया है। अगर बात करें द्वारका की तो यहाँ पर AQI 420 है। आइचो की बात करें तो 405 है। बुराड़ी क्रॉसिंग की अगर बात करें तो 386 है। जेएलएन स्टेडियम की बात करें तो 384 है। दिलशाद गार्डन की बात करें तो यहाँ पर AQI 381 है। तो वहीं देखिए लोधी रोड में 359, मंदिर मार्ग में 350, IIT दिल्ली में 349, IGI एयरपोर्ट पर 336 और IIT दिल्ली का तो हमने आपको बताया ही है। साथ ही आया नगर में 321 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो स्थिति देखिए काफ़ी ज़्यादा खराब नज़र आती है और हवा की जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, जो काफी ज्यादा को नुकसान पहुंचा सकती है, बीमार कर सकती है। बिल्कुल सही कह रही हैं पूजा आप। लगातार जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, गले में खराश, आंखों में जलन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। और हमने आपको बताया भी कि कहां पर कितना AQI है। कल पूजा ऐसा था कि कई ऐसे इलाके थे जहां पर AQI 400 के करीब थे, और लेकिन आज फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 450 के करीब तक पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली और NCR इस वक्त गंभीर पर्यावरणीय संकट के दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे कि जहरीली हवा, घना कोहरा, शीतलहर तीनों मिलकर आम लोगों की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रहे हैं। प्रदूषण का स्तर खतरनाक सीमा से ऊपर बना हुआ है। मौसम की मौजूदा परिस्थितियां इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं अक्टूबर महीने से ही दरअसल दिल्ली की जो हवा की गुणवत्ता थी वो खराब होनी शुरू हो गई थी और बेहद खराब श्रेणी में अभी भी बनी हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी जिसको AQI हम बोलते हैं वो 400 को क्रॉस कर गया है। स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद गंभीर माना जाता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स इसको लेकर कहते हैं कि इस स्तर की हवा में कुछ मिनट तक सांस लेना भी फेफड़ों को, दिल को, आंखों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब सवाल ये है कि ये इतना ज़्यादा प्रदूषण जो है दिल्ली में हर साल जो हम देखते हैं वो क्यों बढ़ जाता है? क्या इसके पीछे कारण होते हैं? सर्दियों में मौसम में हवा की रफ्तार बहुत कम हो जाती है, जिससे हवा में मौजूद जहरीले कण फैल नहीं पाते और शहर के ऊपर ही जमा हो जाते हैं। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण कार्यों की धूल, इंडस्ट्रियल एमिशन और आसपास के राज्यों में पराली जलाने का भी असर दिल्ली की हवा पर पड़ता है। तो ठंड के मौसम में तापमान नीचे गिरने से प्रदूषण जो तत्व हैं वो नीचे ही सतह पर फंसे रहते हैं, जिससे हवा और ज्यादा जहरीली हो जाती है। प्रदूषण के साथ साथ कोहरे की भी समस्या इन दिनों बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी सुबह आई होंगी पूजा, आपने देखा होगा विजिबिलिटी बेहद ही कम है बाहर, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है और वाहन चालकों की सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी हुई है और विजिबिलिटी बाहर बेहद ही कम है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। तो जिसकी वजह से प्रशासन की तरफ से लोगों से यही अपील की जा रही है कि भाई जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलें तो जो स्पीड है वो आप धीमी चलाएं, ताकि उससे कोई एक्सीडेंट का अगर खतरा हो तो उससे आप बच सकें। आज तो फिर भी कंपैरेटिवली सोनाली उतनी धुंध नहीं थी जितनी कल या परसों हमने फेस की है, क्योंकि वो तो विजिबिलिटी बहुत सारे स्पॉट्स ऐसे थे जहाँ पर एकदम जीरो ही हो जा रही थी। आज स्टिल उतना धुंध नहीं है, लेकिन ठंड है तो इसीलिए ध्यान रखिए अपना थोड़ा।
प्रदूषण के साथ क्योंकि कोहरे की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है इन दिनों, हवा में नमी ज़्यादा होती है तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जाती है और उसी की वजह से ये स्मॉग आप फेस करते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दिल्ली के लाखों वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रैफिक चालानों को लेकर दिल्ली सरकार एक अहम और दूरगामी फैसला लेने की तैयारी में है। सरकार एक एमनेस्टी स्कीम लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है, जिसके तहत दिल्ली पुलिस और उसी के साथ ट्रैफिक एनफोर्समेंट एजेंसियों द्वारा काटे गए पुराने ट्रैफिक चालानों को माफ किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो इस प्रस्ताव से जुड़ी फाइल उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी जा चुकी है और जल्द ही इसे दिल्ली कैबिनेट की बैठक में भी रखा जा सकता है। अगर कैबिनेट इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो ये फैसला दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों के लिए सीधी राहत लेकर आ सकता है। अब सवाल ये कि आखिर सरकार को ऐसी एमनेस्टी स्कीम लाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल दिल्ली में ट्रैफिक चालानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा सालों से लंबित पड़ा हुआ है। इसमें से कई चालान ऐसे हैं जिनकी वसूली अब लगभग नामुमकिन हो चुकी है। ये पेंडिंग चालान न सिर्फ आम लोगों के लिए मानसिक और आर्थिक बोझ बने हुए हैं बल्कि सरकारी सिस्टम पर भी अतिरिक्त दबाव डालते हैं। सरकार का मानना है कि अगर इन पुराने मामलों को एकमुश्त तरीके से निपटा दिया जाए तो एक तरफ नागरिकों को राहत मिलेगी और दूसरी तरफ सिस्टम को भी साफ किया जा सकेगा। एमनेस्टी स्कीम के तहत लोगों को बिना जुर्माना भरे या फिर सीमित शर्तों के साथ अपने पुराने चालान क्लियर करने का मौका मिल सकता है, जिससे लोग दोबारा नियमों के पालन के साथ सिस्टम में लौट सके। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि फिलहाल ये योजना केवल प्रस्ताव के स्तर पर है। उपराज्यपाल और दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये तय होगा कि ये स्कीम कब, कैसे और किन शर्तों के साथ लागू होगी। तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार ने हाल के दिनों में प्रदूषण को लेकर सख्ती भी काफी बढ़ा दी है। राजधानी में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए संयुक्त निगरानी अभियान चलाया गया है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम, डीपीसीसी और बाकी एजेंसियों ने मिलकर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इस सख्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में 11,000 से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए। इसके साथ ही धूल और कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए हजारों किलोमीटर सड़कों की मशीनों से सफाई कराई गई, पानी का छिड़काव भी किया गया और एंटी स्मॉग गनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। प्रदूषण के खिलाफ इस मुहिम के तहत लागू किया गया नो पीयूसी नो फ्यूल नियम भी असर दिखाता नजर आया। नियम लागू होते बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाने शुरू कर दिए। सिर्फ 2 दिनों में 61,000 से ज्यादा पीयूसी प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो कि ये दिखाते हैं कि सख्ती का सीधा असर लोगों के व्यवहार पर पड़ा है। हालांकि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी लगातार जारी है। पहले 24 घंटों में हजारों वाहनों के चालान काटे गए। दिल्ली के सभी प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर सघन जांच की गई, कई वाहनों को वापस लौटाया गया और गैर गंतव्य ट्रकों को शहर में घुसने से रोका गया। आप कुल मिलाकर देखें तो पूजा, एक तरफ जहां दिल्ली सरकार पुराने ट्रैफिक चालानों को लेकर राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें प्रदूषण और ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर के कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं, अगर आप दिल्ली में पुरानी कार या फिर बाइक या फिर कोई भी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो अब जरा सी लापरवाही भी आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकती है। राजधानी में सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच दिल्ली पुलिस ने सेकेंड हैंड वाहन खरीद फरोख्त के नियमों को सख्त कर दिया है। अब पुराने वाहन खरीदने के बाद 15 दिन के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी अपने नाम करवाना अनिवार्य होगा। तय समय में ऐसा नहीं करने पर सीधे पुलिस की कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। दरअसल ये सख्ती हाल ही में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच के दौरान सामने आई गंभीर खामी के बाद ली गई है। जांच में पता चला है कि जिस कार का इस्तेमाल किया गया उसकी जो आरसी थी अभी पुराने मालिक के नाम पर दर्ज थी। आरोपियों ने गाड़ी तो खरीद ली लेकिन दस्तावेज अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराए। नतीजा ये हुआ कि वाहन नंबर के आधार पर पुलिस जब मालिक तक पहुंची तो जांच भटक गई और अहम सुराग मिलने में देरी हुई। इसी अनुभव से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ वाहन खरीदार बल्कि
पुराने वाहन डीलरों के साथ भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीद फरोख्त डीलरों के माध्यम से होती है। इसीलिए अब डीलरों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। यदि सौदा होने के बाद आरसी ट्रांसफर नहीं कराया जाता है तो संबंधित डीलर भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। तो इसलिए पुराने वाहन खरीदने को लेकर ये नया नियम जो है उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 15 दिन में ट्रांसफ़र करानी होगी अब आपको आरसी, और साथ ही वाहन डीलरों को भी ये सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं और नियमों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर हैं। अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो उसके पर कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। और आप भी ये मेक श्योर करें, आप किसी को अपनी गाड़ी बेच रहे हैं अगर वो अपने नाम पर उसको रजिस्टर करवा भी रहा है या नहीं करवा रहा है, क्योंकि देखिए आपने तो आपका इंटेंशन अगर सही भी है और इन केस अगले इंसान ने नहीं करवाई वो अपने नाम पर रजिस्टर, तो वो स्टिल आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड है। और कल के दिन जैसा लाल किले में जब ब्लास्ट हुआ उस दौरान देखने को मिला, क्योंकि देरी होती है फिर अब जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड है उसको पुलिस सबसे पहले पकड़ती है। बिल्कुल उसका उस घटना से कुछ लेना देना है, इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, लेकिन समय की बर्बादी तो होती है, प्लस ये कि आप खुद भी परेशान होते हैं। तो इसीलिए इट्स बेटर कि अगर आप अपनी गाड़ी किसी को बेच रहे हैं तो मेक श्योर कि वो उस गाड़ी को अपने नाम पर रजिस्टर करवा दें, ताकि आपका फिर उस गाड़ी से सारा का सारा कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा, क्योंकि लाल किले पर जिस तरीके का ब्लास्ट देखने को मिला और नाम सामने आए और ट्रांसफर नहीं होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो इससे बेहतर है 15 दिन का समय है आपके पास, आप उसका इस्तेमाल करें और 15 दिन में अपना आरसी जो भी है ट्रांसफ़र करवा लीजिए। इससे आपकी सुविधा बढ़ेगी, सुविधा भी बढ़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप पर एक्शन भी लिया जाएगा। जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे, ये साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आपको अगर अपनी गाड़ी किसी को बेचनी है तो देन मेक श्योर कि आप उस गाड़ी को उसी के नाम पर रजिस्टर हो जाए। इस बात का भी ध्यान रखें, अगला करवा रहा है या नहीं करवा रहा है उसको लेकर थोड़ा फॉलो अप ले ले तो आप ही के लिए बेहतर रहेगा। पुरानी कार या बाइक कोई भी गाड़ी अगर आप बेचने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ज़रा सी लापरवाही कानूनी मुसीबत में आपको डाल सकती है। खरीद फरोख्त के नियमों को अब थोड़ा कड़ा कर दिया गया है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा अब इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही ये नियम जो है वो डीलर्स के लिए भी अनिवार्य हैं, सभी के लिए अनिवार्य हैं। अब हम आपको बताते हैं एक आपके काम की खबर। डीएनडी से मीठापुर तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जून 2026 तक चालू हो जाएगा। इस 9 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच पर 94% से ज़्यादा काम पूरा हो चुका है। दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने बताया है कि शुक्रवार को संसद सत्र के दौरान इस बारे में सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने इसको लेकर जवाब दिया। दक्षिणी दिल्ली के सांसद ने कहा कि एक्सप्रेसवे के इस सेक्शन के खुलने से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, उनका समय भी बचेगा। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है सोनाली कि कालिंदी कुंज जहाँ पर इतना लंबा ट्रैफिक होता है, अगर आप वहाँ जाते हो ट्रैफिक लगा हुआ है तो आपके 40-50 मिनट फिर कहीं नहीं गए हैं, उस ट्रैफिक से ज़रूर राहत मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है इनकी तरफ से। तो इससे ट्रैफिक जाम भी कम होगा, जिससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी कम हो सकता है। उन्होंने बताया है कि मीठापुर चौक पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पहले ही बन चुके हैं, जिससे खासकर दक्षिण दिल्ली के लोगों को फायदा होगा। डीएनडी से मीठापुर आने वाले लोग भी इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर पाएंगे और ट्रैफिक जाम से वो बच पाएंगे। ये काम इसी साल पूरा होना था, लेकिन आगरा नहर पर पुल के निर्माण में देरी के कारण प्रोजेक्ट में देरी हुई। अब इसके जून 2026 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस सेक्शन के पूरा होने के साथ ही लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे के दिल्ली वाले हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। ये पूरी तरह से फिर चालू हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि मीठापुर से फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक 24 किलोमीटर का स्ट्रेच पहले ही खुल चुका है। सेक्टर 65 से सोना तक 26 किलोमीटर का सेक्शन भी चालू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा सेक्शन का उद्घाटन किया था और इस सेक्शन के खुलने के बाद दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और पलवल के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को काफी राहत मिली है।
और इसी को लेकर अब बहुत ज़रूरी था ये तो, क्योंकि कालिंदी कुंज में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम आपको बताते थे एक और आपके काम की खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपर्ट्स के लिए बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। आरबीआई ने लेटरल रिक्रूटमेंट के जरिए 93 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और ये भर्ती उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास खास स्किल्स और अच्छे काम का अनुभव है। लेटरल रिक्रूटमेंट का मतलब है कि उम्मीदवारों को उनकी विशेष योग्यता और साथ ही साथ एक्सपीरियंस के आधार पर सीधे नियुक्त किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 6 जनवरी 2026 है। तो आखिरी डेट याद रखिए, 6 जनवरी 2026 के पहले आप अपना जो भी फॉर्म है वो फिल कर दें। उम्मीदवार आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर opportunities.rbi.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये सभी पद फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरे जाएंगे। भर्ती के तहत डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जैसे पद शामिल हैं। डेटा साइंटिस्ट के लिए स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, डेटा साइंस, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स या फिर बीटेक बीई की डिग्री होना ज़रूरी है। साथ ही कम से कम 4 साल का अनुभव होना चाहिए आपको। डेटा इंजीनियर पद के लिए कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री या फिर एमसीए के साथ 4 साल का अनुभव मांगा गया है। वहीं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए संबंधित क्षेत्र में डिग्री और कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव जरूर होगा। इस भर्ती के लिए उम्र सीमा भी काफी लचीली रखी गई है। न्यूनतम उम्र जो है वो 25 साल है और अगर हम अधिकतम उम्र की बात करें तो ये 62 साल तय की गई है। तो चयन प्रक्रिया भी हमने आपको देखिए बतानी थी कि किस तरह से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर जाकर चेक करिए तो आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। सोने चांदी के दाम बता देते हैं आज आपको। वैसे तो घटते बढ़ते रहते हैं। 24 कैरेट 10 ग्राम सोना महंगा होकर अब थोड़ा ही महंगा हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। 1,34,330 रुपये आज बताया जा रहा है। और चांदी की कीमत भी सोनाली बताइए जरा दर्शकों को। चांदी की कीमत है 2,14,000 रुपये प्रति किलो, यानी कि चांदी तो 2 लाख के पार है। और आप क्या सोच रही हैं, कुछ लेने का सोच रही हैं पूजा? ये दाम देखकर तो फिलहाल नहीं सोच रही हूँ मैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा और इंतज़ार करना ही चाहिए। शायद और ही बढ़ जाए अब दाम, क्योंकि कम होने का इंतज़ार हम कर रहे थे लेकिन कम तो हो नहीं रहा है। बट स्टिल ये सोने चांदी के दाम हमने आपको बताया। अब फ्यूल प्राइसेस हम आपको बता देते हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बता देते हैं कि कहाँ पर कितने हैं। दिल्ली में देखिए पेट्रोल के दाम जो है वो 94.77 पर लीटर है, डीजल का दाम 87.67 पर लीटर है, सीएनजी का दाम 77.09 पर किलोग्राम्स है। अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.85 प्रति लीटर, डीजल की अगर बात करें तो उसकी कीमत है 87.97 प्रति लीटर, और वहीं अगर सीएनजी की बात करें तो सीएनजी की कीमत है 81.70 प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम के भी आम जो फ्यूल प्राइस है वो बता देते हैं। पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो उसकी कीमत 94.40 प्रति लीटर है, डीजल की कीमत की बात करें तो लगभग 87.70 प्रति लीटर है, और सीएनजी की अगर बात करें तो उसकी कीमत 82.12 प्रति किलोग्राम है। तो ये तो रहे फ्यूल प्राइसेस। अब जाते जाते आपको आज का इतिहास बता देते हैं। आज के दिन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में सम्मेलन किया था। 1989 में वीपी सिंह ने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव जीता था और 1992 में जम्मू एंड कश्मीर हामुलन सरकार के खिलाफ भाजपा प्रायोजित अविश्वास प्रस्ताव गिरा था। तो ये तो रहा आज का इतिहास। ये थी आपसे जुड़ी हुई खबरें, और समय क्योंकि खत्म हो गया इसलिए आपसे ले रहे विदा। नमस्कार।